उत्तराखंड में आज बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने खुद भी साफ सफाई की। वहां पर मूर्तियों पर जमी धूल को पानी से उन्होंने साफ किया, उनसे खास बातचीत की। इधर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर के बाद होने वाली महापंचायत बारिश के कारण रद्द कर दी गई है। महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होने पहुंचे थे। उनका कहना है कि किसानों की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। पौड़ी से खबर है, वहां पर मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है, जबकि विकास खंड पोखरा के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत आयोजित चौपाल में मुख्य शिक्षा अधिकारी तो पहुंचे थे, मगर हेडमास्टर लक्ष्मी चौहान नदारद थी, जबकि प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी पोखरा विवेक रावत ने भी कार्यक्रम से वो गायब दिखाई दिए। उत्तराखंड में बाघों की लगातार हो रही मौत ने और उनके आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां बाघों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार हर साल 12 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहीं राज्य में लगातार बाघों की हो रही मौतें वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उत्तराखंड में हुई बाघों की मौत के मामले में जांच करवाई जा रही है। हमारे कंट्री में, पूरे देश में उत्तराखंड का बाघों की संख्या के दृष्टिगत एक बड़ा स्थान है। चूँकि संख्या बड़ी है और हैबिटाट में इस तरह की चीज़ें कई बार होती हैं कि जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है, तो इस तरह से जो मजबूत होते हैं वो एक दूसरे को कई बार इस तरह का आपसी संघर्ष की भी बात देखने को आई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी और सरकार लगातार काम कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बहुत जल्द लागू होगा। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने ड्राफ्ट का ज्यादातर काम पूरा कर लिया है, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों और राजनीतिक दलों से भी सुझाव लिए गए। सिस्टम खत्म हुआ है, वो बहुत ही अच्छा पहल है हम लोग के लिए। खुश हैं लोग, अब हलाला और ये 3 तलाक से छुटकारा मिला है महिलाओं को ना। मेरे वंशज अफगानिस्तान से 1840 में देहरादून आए थे। ये जो आपका समान नागरिक संहिता कानून है, इसका मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। हम सबको आज बहुत सख्त ज़रूरत है इस देश को कि एक हमारी समान नागरिक संहिता जरूर हो। ये केवल उत्तराखंड तक के लिए नहीं, सारे देश भर में लागू होनी चाहिए। जो ये कार्य कर रहे हैं सरकार का, हम इसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये ज़रूर लागू होना चाहिए। समान सबके लिए होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का कोई अनुयायी हो। आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है। हरिद्वार के संतों का कहना है कि आदिपुरुष फिल्म में जिस तरह से भगवान राम के बारे में दिखाया गया है, वो सनातन संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए संत मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। आदिपुरुष जो फिल्म है वो सनातन संस्कृति पर हमला है। हनुमान जी को, राम जी को एक भद्दे तरीके से पेश किया गया है, तो वास्तव में ये सनातन संस्कृति को बदनाम करने के षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का ही एक प्रारूप आदिपुरुष फिल्म है। मैं तो बड़े आश्चर्यचकित में हूं कि सेंसर बोर्ड ने उसे कैसे पास कर दिया। भगवान राम के चरित्र पर जिस प्रकार से उन्होंने उसको लांछित करने का काम किया है, ऐसी फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहिए और भारतीय सभ्यता संस्कृति बिल्कुल भी राम का अपमान करने की इजाज़त नहीं देती। ऑनलाइन गेमिंग ऐप इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। इनके जरिए धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उत्तराखंड में भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण की साजिश की बू आ रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि डोईवाला में एक युवक को गेमिंग के जरिए बहकाया गया था। उत्तराखंड में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश हो रही है। देहरादून के डोईवाला में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि युवक ऑनलाइन गेमिंग पर सक्रिय था, वहीं से उसका ब्रेन वॉश किया गया। बताया जा रहा है कि लड़का पिछले कुछ महीने से
अचानक पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा। इस्लाम धर्म के प्रति उसका रुझान अचानक बढ़ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़का हिंदू है। ऐसे में सवाल ये है कि उसे ऐसी क्या तालीम दी गई कि वो हिंदू धर्म की परंपराओं को छोड़कर दूसरे धर्म की चीजें अपनाने लगा। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, तो साइबर स्पेस में ऐसे ही कार्रवाई की जा रही है, जैसे भी कानून कार्रवाई हो रहा है, तो उनका हमारा मॉनिटरिंग है। जहाँ पे कहाँ जरूरत पड़ते हैं हम वहाँ पे स्वतः मामला को संज्ञान में लेकर कार्रवाई। इस तरह के मामलों को लेकर सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि देवभूमि में धर्म की साजिश नहीं होने दी जाएगी। हमने पहले ही धर्मांतरण के लिए हम एक कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं और जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो या अन्य किसी रूप में भी आ रहे हैं, जो भी धर्मांतरण से या अन्य धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले, उनमें कानून सख्ती से काम करेगा। उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारा पुलिस विभाग करेगा। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का सबसे बड़ा मामला गाजियाबाद में सामने आया था। बद्दू उर्फ शाहनवाज मकसूद नाम के युवक ने खुलासा किया है कि ये सब पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों के इशारे पर किया जा रहा है। जाहिर है उत्तराखंड के लोगों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका बच्चा भी इस तरह का कोई गेम खेलता हो, इसलिए जरूरी है कि बच्चों को इस तरह के ऐप के बारे में अवेयर करें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोटद्वार में बिजली की कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर इकट्ठे होकर स्पीकर रितु खंडूड़ी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका कहना था कि गर्मी बढ़ रही है, बावजूद इसके बिजली की कटौती जारी है। बिजली कटौती हो रही है, बहुत बुरी तरह बिजली कटौती हो रही है। पूरे दिन में कई 10-20 बार बिजली कटौती जा रही है, जबकि भीषण गर्मी का माहौल है। हमारी जो विधायिका है, जबकि एक बहुत पावरफुल पोस्ट पर है, वो विधानसभा अध्यक्ष है, उनको ये नहीं सूझ रहा है कि बिजली कटौती की वजह से पानी की भी समस्या पैदा हो गई है कोटद्वार में। वीकेंड पर उमड़ रही यात्रियों की संख्या के चलते हरिद्वार में जाम लग रहा है। आलम यह है कि सिंहद्वार से लेकर हर की पैड़ी और शांति कुंज तक गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। हरिद्वार शहर से होकर चारधाम यात्री और आम पर्यटक अपने आगे के सफर पर बढ़ते हैं, मगर भीड़ इस कदर है कि पूरा रोड जाम है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जाम में कई जगह एम्बुलेंस भी फंसी नजर आती है। तो वीकेंड पर दबाव तो रहता ही है। आप भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लेकिन लगातार वाहन काफी आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। नगला इमरती से डाइवर्जन भी किया गया है, आगे भी डाइवर्जन कर रखा है। वाहनों की अधिक संख्या के कारण ऐसा हो रहा है। कहीं पर मैंने थोड़ा सा लगे बोटल नेक भी होता है, बोटल नेक के पीछे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में कल भारी बारिश की आशंका है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में बारिश होगी। 25 जून के बाद प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। यह मौसम विभाग का अलर्ट है और कल भारी बारिश की आशंका है कई इलाकों में, मैदान से लेकर पहाड़ तक। कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं अच्छी है और इसके साथ साथ एका दुक्का जगहों जैसे आपका पिथौरागढ़, चमोलिया, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ हैवी रेन की भी संभावना है। इसी तरह 19 तारीख को देखेंगे तो 19 तारीख को भी जून में जो आप देखेंगे कि जो है ज़्यादातर जगहों में बारिश है, अच्छी बारिश मिल जाएगी, हल्की से मध्यम। और जो भारी वर्षा की बात करें तो जो कुमाऊं रीजन है या उससे लगा हुआ गढ़वाल का हमारा क्षेत्र रहेगा, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेगी। इधर गंगोत्री धाम में बारिश की वजह से पारा गिर गया है। इस वजह से गंगोत्री धाम में ठंड भी बढ़ गई है। उधर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 5 लाख तीर्थयात्री वहां पर दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में 4.5 लाख के करीब तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। दोनों धामों में अब तक 9.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर अच्छी धूप खिल रही थी और आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। और ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ करा रहे हैं। लोगों में एक उमंग है कि हम गंगोत्री धाम में पहुँचे और माँ गंगा में स्नान करें। हेमकुंड साहिब यात्रा इस बार बर्फीले माहौल के बीच जारी है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से लेकर गुरुद्वारे के आसपास अभी भी बहुत बर्फ जमी हुई है। रविवार को 2725 यात्रियों ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए।
बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब में ठंड बहुत ज्यादा है, मगर तीर्थयात्रियों में उत्साह में उनके कोई कमी नहीं है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 80,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं। केदारनाथ की बात करते हैं। वहां मंदिर के गर्भगृह में सोने लगाने को लेकर बयानबाजी हो रही है। तीर्थ पुरोहित आरोप लगा रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना पीतल में बदल चुका है। इस पर मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर समिति का आरोप है कि यह सब कुछ साजिश है। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इधर पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे बद्रीनाथ पहुंचे और मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। भास्कर खुलबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर बद्रीनाथ धाम और भी ज्यादा दिव्य और भव्य दिखाई देगा। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में बहुत काम किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।